नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड में। और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल। इसमें हम लोगों ने 3 सेशन अटेंड कर लिया है, करंट अफेयर्स की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की और मेडिवल हिस्ट्री की। दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री की नोटिफिकेशन जो है वो कई लोगों के पास नहीं गई होगी YouTube टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण। YouTube में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मेडिवल हिस्ट्री की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गई होगी। तो अगर आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो हमने वो डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन ऊपर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर वापस आके इस सेशन को अटेंड करिएगा। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये आज का आखिरी वीडियो है। आप लोगों को आज दिन भर हमने परेशान किया, करंट अफेयर्स देके, फिर एंशिएंट हिस्ट्री देके, मेडिवल हिस्ट्री देके, और देखिए रात को सोने वक्त भी परेशानी आपकी जा रही है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ के सोना है। सबसे पहले दिन भर के कुछ विवाद पे बात कर लें। हिस्ट्री एक विवादित सब्जेक्ट है तो विवाद होना लाजमी है। कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने जो है बोला कुछ बातें, तो उस पर सबसे पहले चर्चा कर ले। पहला आया था कि प्रथम भारत रत्न क्यों लोगे, कि प्रथम भारत रत्न, फर्स्ट भारत रत्न रेसिपी जो थे, वो रेसिपेंट जो थे वो कौन थे। तो देखिए 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न की पुरस्कार दिया गया था। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आंसर्स को देखेंगे और बड़े बड़े एग्जाम के आंसर्स, तो उसमें आप पाएंगे कि भिन्नता रहती है। तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा। मैंने जिस समय पढ़ाया था उस समय भी बोला था इस बात को कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 1954 में ही। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो है आप सीवी रमन को दे दीजिए या फिर गोपालाचारी को दे दीजिए और या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद आप आंसर को टिक करिएगा। कभी तीनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध समिट को लेके। उसमें कुछ लोगों ने बोला कि सर ये 251 में हुआ है, 255 आपने बता दिया। देखिए 251 भी सही है और 255 भी सही है, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस के अनुसार ये मत है। लेकिन जो जीके की दृष्टि से जो मान्य मत है वो 255 बीसी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 255 बीसी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप 251 बीसी के साथ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि हर्षचरित और कादंबरी को लेकर विवाद हुआ कि हर्षचरित और कादंबरी, उसमें थोड़ा सा हमारा मिस हुआ था। उसमें हमने जो है बाण भट्ट का नाम लेना वहां भूल गया था। बाण भट्ट जो थे दरअसल हर्ष के दरबारी कवि थे, उसके दरबारी पोएट थे, कोर्ट के उसके पोएट थे, और उन्होंने ही लिखा था उस किताब को, हर्षचरित को और कादंबरी को। राजा हर्ष पे कई बार ये भी आरोप लगता है कि उनकी जो भी किताब है वो भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बस उसका नाम दिया गया था। लेकिन ये दोनों किताब मुख्य रूप से हर्षचरित और कादंबरी, इन दोनों में हर्षचरित इसमें बाण भट्ट का ही नाम आता है, तो ये बाण भट्ट सही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप लोग बिल्कुल सजगता से वीडियो को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था राजधानी परिवर्तन को लेकर कि दिल्ली से दौलताबाद कौन किया। देखिए उस कंफ्यूजन को मैंने वीडियो में ही दूर कर दिया है। आप लोग शुरू में ही देख के बोल दिए, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो देखिएगा दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी गई है उसको मैंने दूर किया है। और एक क्वेश्चन आया इक्ता सिस्टम को लेकर कि कुछ लोगों ने कहा कि सर इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि गोरी के द्वारा। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन गोरी ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था और इल्तुतमिश ने उसको मजबूत किया। जैसे कि कहा जाता है कि संस्थापक जैन धर्म के कौन है, तो ऋषभ देव संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर थे। तो इसी तरीके का क्वेश्चन ये इक्ता सिस्टम वाला है। सबसे पहले इक्ता सिस्टम जो है उसका साक्ष्य में मिलता है गोरी के शासनकाल में, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में वो सबसे मजबूत हो गया। तो हिस्ट्री में ऐसे अक्सर विवाद होते रहते हैं। आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी बात पहुंचाइए, तो हम लोग देखिए इस पर रिप्लाई भी आपको दे रहे हैं। आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सजगता से वीडियो देख रहे हैं और निश्चित आप लोग अच्छा करेंगे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा ये सेशन है, लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, आपको 5 का आंसर देना होगा। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, कई लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, कई हमारे बच्चे कोर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो भी आंसर नहीं दे रहे हैं। हम देख रहे हैं वो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि सर को जैसे कमेंट कर देंगे तो सर को कुछ रुपया मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, या हम कमेंट नहीं करेंगे तो सर को नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइक करिए डिसलाइक करिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वीडियो पे 500 लाइक रहे या 500 डिसलाइक रहे, यूट्यूब की पॉलिसी हमें कुछ नहीं कहती है, ठीक। तो हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आप हमारे सामने रहते हैं
हम तो आपको सामने क्वेश्चन पूछते, आप देते उत्तर, नहीं देते उसके बाद हम आपको डांटते भी, लेकिन ये इस समय हम आपकी पूरी ईमानदारी पे छोड़ते हैं। और जब 5 क्वेश्चन का आंसर देने बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कमेंट जबरदस्ती कुछ करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप ईमानदारी से आंसर दीजिए। अगर एक क्वेश्चन जानने तो एक ही का आंसर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि 5 का दीजिए। और फिर अपने से आत्मचिंतन करिए कि आपकी स्थिति जो है वो क्या है। अब इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, सीधा 5 क्वेश्चन पहले आप लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक का संबंध जो है वह किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि दीवाने कोही, ये मैंने आज पढ़ाया आपको, दीवान ए कोही, इसकी स्थापना जो है किस सुल्तान ने की थी। दीवाने कोही क्या था आप चेक करिए। उसके बाद पद्मावत की रचना जो है किसने की है। पद्मावत ये किसकी रचना है। तीसरा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आप 5 में 5 आंसर सही करते हैं तो आपकी स्थिति ठीक है, अगर 4 भी कर रहे हैं तो स्थिति आपकी गड़बड़ है। आइए अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला टॉपिक में है फेमस बैटल्स। देखिए कुछ लोग बोले कि सर हैंडराइटिंग बड़ा अच्छे से लिखी है, तो हैंडराइटिंग जब अच्छे से हम लिखने लगेंगे तो एक वीडियो हो जाएगा 2.5 घंटे का। तो आपको मैं चाह रहा हूं अभी जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं, इसलिए मैं खुद स्पीड लिखता हूं, ठीक। तो हैंडराइटिंग वगैरह पे आप मत जाइए, आप जो की पॉइंट आपको दिया जा रहा है आप उसको लिखिए। बैटल से कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हमने सारे बैटल्स को इंपॉर्टेंट जो था वो एक जगह कर दिया है, उसको आपको मैं बता रहा हूं। पहला बैटल जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, 1757 में। और कौन कौन लड़े थे, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कौन विजयी हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी वो विजयी हो गई। इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। 1764 में ये लड़ा गया था मीर कासिम, इसके साथ थे शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, और फिर सुजाउद्दौला। इन लोगों ने लड़ाई की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह विजयी हो गया था। यानी इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला क्या हो गई थी। मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को कलकत्ता से बदलकर मुंगेर ले आया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, वार है, वो है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास जो है, ये वांडीवास का युद्ध यूरोप के युद्ध से संबंधित है। क्योंकि जब भारत पे सभी लोग आ रहे थे, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, इंग्लैंड भी आए, तो उन लोगों में भी खुद अधिपत्य की लड़ाई चल रही थी। तो उनके अधिपत्य की लड़ाई यहाँ भी हो गई। जो यूरोप में वो लड़ रहे थे वो लड़ाई यहाँ भी हुई, और वहां के युद्ध का फैक्टर यहाँ भी पड़ता था। तो वांडीवास का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1760 में, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, और इसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए थे, अंग्रेज की जीत हुई थी। चौथा क्वेश्चन है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का थर्ड, प्रथम और द्वितीय आपको पढ़ाया जा चुका है। ये आपका 1761 में लड़ा गया, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानी था। इसमें क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। उसके बाद हमारा पांचवा जो युद्ध आ रहा है वो है कर्नाटक वार। ये 3 वार हुआ था। कर्नाटक वार जो है ये 3 युद्ध हुआ था, तीनों का नाम कर्नाटक वार था, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों
वर्सेस फ्रांसीसी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है ये आपका हुआ था, 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1744 से 1748, 1744 से 1748। दूसरा हुआ था 1749 से 1754 और तीसरा हुआ था 1756 से 1763। अब आप कहीं कहीं ये भी देखिएगा कि 48 से 54 ही कंटिन्यू कर देता है, कहीं कहीं 49 से 54, तो आप इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। और ये तीनों युद्ध जो है, आपको इसका परिणाम वगैरह नहीं जानना है, तीनों युद्ध वाला की संधि होती है। आपको अगर मैक्सिमम ये पूछा जाएगा कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। और किसके किसके बीच लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। कब कब लड़ा गया था, ये क्वेश्चन इतना आता है। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट है, वो है एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 4 हुआ था। ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। जब अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति के माध्यम से यहाँ शासन कर रहे थे, तो वो सबसे एक एक करके युद्ध कर लिए थे। टीपू सुल्तान से भी लड़े, मराठा से भी लड़े, सबका सहयोग भी लेते थे और सबसे युद्ध भी कर लेते थे। तो छठा पॉइंट है एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार जो है ये 4 हुआ था आपका, 4। और चारों की क्रोनोलॉजी आप जान लीजिए डेट। पहला हुआ था 1775 से 82, 1775 से 82। दूसरा हुआ 1803 से 5, 1803 से 5। तीसरा हुआ 1817 से 1818। माफ कीजिएगा 3 ही युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 3 हुआ था। इसके बाद वाला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो आपका 4 होता है। तो आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुआ था, 3 वार्स हुआ था। और ये मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, मराठों वर्सेस अंग्रेज। ठीक। इसके बाद हमारा 7वां जो इंपॉर्टेंट वार है वो है आंग्ल मैसूर वार। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टीपू सुल्तान का संबंध किससे है। एंग्लो मैसूर, एंग्लो मैसूर वार। ये आंग्ल मैसूर वार जो है 4 हुआ था। पहला आपका हुआ था 1734 से लेके 66 तक। दूसरा आपका हुआ 1780 से लेके 84 तक। तीसरा आपका हुआ 1790 से लेके 92 तक और 1799 में। मैसूर दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और इसकी राजधानी जो थी वह थी श्रीरंगपट्टनम। इस युद्ध में जो था हैदर अली, इसका पिता जो है वह मारा जाता है। तो यहाँ का एक महान शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देता है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे, तो वो थे हैदर अली से संबंधित। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम जो था, सॉरी, टीपू सुल्तान मैसूर से संबंधित थे और उनके पिता का नाम जो था वो था हैदर अली। इसके बाद देखिए 8वां जो वार इंपॉर्टेंट है और अंतिम वार की श्रेणी में एंग्लो सिख वार। ये 2 हुआ था आपका, एंग्लो सिख वार। रणजीत सिंह इसी से संबंधित थे, सिख नेता थे वो। 1845 से 46 और दूसरा जो लड़ा गया था वह 1848 से 49। इसके बाद सिख का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया राज्य के मामले में यहां से, और उनको रानी झिंडन थी, ब्रिटेन भेज दिया गया, कहा जाइए वापस अब आप यहां से, कैद करके उनको ब्रिटेन भेज दिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वार था, फेमस बैटल्स मॉडर्न इंडिया का। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है वो है फेमस बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, कुछ लेख थे, कुछ आलेख थे, वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आइए फेमस बुक्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका समाप्त हो चुका है, फेमस वार, फेमस बुक्स। इस सीरीज में जो हमारी पहली किताब है वो है नील दर्पण। ये फेवरेट क्वेश्चन है बीएचयू वालों का, नील दर्पण। नील दर्पण कौन लिखे थे? नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र। इसमें नील की खेती के कारण किसानों की जो दुर्दशा हुई थी उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद दूसरा है अभ्युदय। अभ्युदय ये पत्रिका थी, या इसका प्रकाशन करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। मदन
मोहन मालवीय। और इन्होंने ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना की। क्वेश्चन ये भी कभी कभी आ जाता है, बीएचयू की स्थापना कब हुई? तो 1916 में, और इनके द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे और 4 बार ये अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो बुक है, ये न्यूज है, वो है केसरी और मराठा। केसरी और मराठा का संपादन जो है, ये आपके तिलक जी किया करते थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है बीएचयू एंट्रेंस में, केसरी और मराठा। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत आसान, सत्यार्थ प्रकाश आप लोगों को पता होगा। पता है तो बताइए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वह किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बाद हमारा अगला 5वां जो है वह है गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा। और फिर छठा बुक है इसमें, ये फिर न्यूज़पेपर आ गया, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो थी, ये राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। देखिए कभी कभी क्या होता है कि चूंकि इतना फैक्चुअल बातें आपको बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट इकट्ठा करने में कभी कभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा फैक्ट कहाँ है। तो इधर उधर लिखने में हो गया मान लीजिए, तो कई बार चीजें आपको वैसे ही हम लोग दे देते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना, अगर ऐसा गलत बता दिए क्या, या फिर ये गलत है, आप देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग तुरंत पिन कर देगा। आपकी बात सही होती है तो हम लोगों को खुद खुशी होती है कि बच्चे जो है वो अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 7वां हमारा इसमें है, देखिए इसमें संवाद कौमुदी के साथ एक और है, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। ये मिरातुल अखबार भी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही संपादित किए जाते थे। इसके बाद आइए 7वां का बात करें, इससे पहले बोर्ड एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर लिखने का टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड कुछ छोड़ दिया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नहीं लिखेंगे। आइए 7वें बुक की बात करते हैं। बच्चे भी अब लिखने से बचते हैं, एक बात याद रखिएगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा, लिखने से आपको नहीं बचना है। अभी कॉमनवेल, बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, कॉमनवेल। कॉमनवेल और एक न्यू इंडिया पत्रिका थी, न्यू इंडिया। ये इस पत्रिका का संपादन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था, एनी बेसेंट। इन्होंने ही सबसे पहले सीएचएस की स्थापना वाराणसी में की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की, और वो आगे चल के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बना। तो एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन भी इंडिया में चलाया था। ये आयरलैंड की रहने वाली थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। सीएचएस की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की वाराणसी में? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की। अभी वो सीएचएस के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। इसके बाद आता है यंग इंडिया, यंग इंडिया एवं हरिजन, ये दोनों पत्रिका था। उसके बाद हिंद स्वराज बुक था, हिंद स्वराज। इस सब का संबंध है महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी। एक और बुक इस श्रेणी में है, ट्रूथ इज गॉड। इसका संबंध भी जो है वह महात्मा गांधी से है। उसके बाद आइए 9वें नंबर बुक को देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया। अबुल कलाम आजाद। इसके बाद जो 10वां बुक है हमारा वो युगांतर। युगांतर, यह इस पत्रिका का संपादन किया जाता था कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा, भूपेंद्र दत्त। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बुक इसमें छूट गया, वह था आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया। इस बुक को लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में थे, सबसे पुराने नेताओं में से एक थे, और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध नेता। इन्होंने ही सबसे पहले जो है भारतीयों का इनकम निकाला कि पर व्यक्ति इनकम भारतीयों की जो है वो क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उनकी ये बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत फेमस है, और कांग्रेस के ये नरम दल के बहुत बड़े नेता थे। चलिए, फेमस बुक्स के बाद हम लोग बात कर रहे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशन से कई क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है बीएचयू एंट्रेंस में, इसकी स्थापना कौन किया, कब किया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग देख लें। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इस श्रेणी में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। आत्मीय सभा का ईस्वी नहीं पूछता, लेकिन ब्रह्म समाज का कई बार ईस्वी पूछा जा चुका है। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद दूसरा जो इस श्रेणी में है वह है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा जो है वह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनवाए गए थे। तीसरा जो है वह है प्रार्थना सभा। इन सबको डीप में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सीधा यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि किसके द्वारा बनवाया गया था। प्रार्थना सभा का ईस्वी पूछता है, वो 1867 में बनवाया गया था। केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे और आत्मानंद पांडुरंग, तीन लोग इसमें थे। सबसे पहले एमजी रनाडे, उसके बाद लिख लीजिए केशव चंद्र सेन, और एक थे आत्मा राम पांडुरंग। ये तीन नाम इसमें इंपॉर्टेंट। चौथा हमारा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, कई लोग कमेंट क्या करते हैं कि सर बहुत गर्मी लग रही है, आपको फैन चला लीजिए। दरअसल फैन देखिए चला लेंगे तो पूरा आवाज जो है वो रूम में गूंजने लगता है, तो आपको सही आवाज नहीं पहुंच पाएगी, और ये माइक भी काम नहीं करेगा फैन चलने के बाद। इसलिए हम लोग फैन को ऑन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें फैन हमेशा ऑफ रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी हम लोगों को क्यों ना लगे। उसके बाद पांचवा जो बुक है वह है साइंटिफिक सोसाइटी। ये संगठन है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वह किया था सैयद अहमद खान जी ने। सैयद अहमद खान, इन्होंने ही ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, और आज भी ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में है। इसके बाद आता है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है कुछ और हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जो आपके ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो लगभग 100-150 बना था, लेकिन अगर आप सबको पढ़ने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए लिमिटेड को पढ़िए, गिन चुन के पढ़िए, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर कोई बहुत टफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लेगा तो याद रखिएगा कोई नहीं बनाएगा, तो आपको भी उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हमारा जो इस लिस्ट में अगला आ रहा है नाम, 8वां आईएनसी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये कई बार पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और इसके प्रमुख नेता जो थे वह थे एओ ह्यूम। इसके बाद 9वां संगठन जो है वह है साम्यवादी दल। ये भी भारतीय
साम्यवादी दल, अखिल भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसके जो स्थापनाकर्ता थे वो थे एम.एन. रॉय एंड सत्यभक्त, ये इसके स्थापनाकर्ता थे। एम.एन. रॉय का नाम इसमें बहुत फेमस है। 10वां आता है 1925 में ही जो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। 10वां है हमारा कि एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है बीएचयू के लिए। इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स। एनसीईआरटी में भी ये चीज आपको मिलेगी। उसके बाद हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इसकी स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इसके स्थापनाकर्ता आपसे नहीं पूछा जाता है। इसमें आपका पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम प्रमुख था, पंडित और एक दो नाम थे इसमें, लेकिन सबसे प्रमुख है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और इसके पहले हो गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट संगठन है वो है अभिनव भारत, 1904 में इसकी स्थापना हुई, अभिनव भारत। और इसकी स्थापना करने वाले हैं वीर सावरकर, बीडी सावरकर, वीर सावरकर। इनको 2 बार काला पानी की सजा जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई। इनकी एक पुस्तक आई थी 1857 की क्रांति के ऊपर, जिसमें इन्होंने कहा था 1857 का रिवॉल्ट जो था वो भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इसी बात के लिए अंग्रेज सरकार दुखी हो गई और बेचारे को काले पानी की सजा देकर रंगून भेज दिया गया। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट हमारा एक दो संगठन है वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 14वां संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसमें 3 लोग जो थे वह प्रमुख थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सच्चिदानंद सन्याल। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सन्याल, एंड है। ये 3 नाम इसमें जो है वो प्रमुख था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रूल्स की, जो कानून से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ, सती प्रथा कब बैन हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डील करें। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट एक्ट, चौथा नंबर पॉइंट ये हमारा है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया हम लोगों का। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया, फेमस बैटर्स क्लियर हो गया और फेमस बुक्स क्लियर हो गया। उसमें पत्र पत्रिकाओं को भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट्स को देख लीजिए। सती प्रथा पर जो है इसमें 1 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1829 में, और जिस समय लगा उसमें लगाने वाले थे विलियम बेंटिक। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुआ भारत में? 1829 में। और किसने प्रतिबंधित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंधित किया। इसमें राजा राम मोहन राय की प्रमुख भूमिका थी। वो विलियम बेंटिक से इस मसले पर लगातार जो है कोशिश कर रहे थे सती प्रथा को बंद करवाने के लिए। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऋषभ सर ने आपको पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई होगी।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह आपका कब पारित हुआ? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग, इसी के शासनकाल में जो है 1857 की क्रांति हो जाएगी, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा। ये सारे जो घटनाक्रम हो रहे थे, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वगैरह पारित, ये भी एक बेस बना था 1857 के रिवॉल्ट का। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये जानिए कि अंग्रेजों का पहला जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई थी? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला कानून। बस इसको समझिए, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेट का मतलब जो होता है चलाना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए पहली बार कानून जो लाया गया था 1773 में लाया गया था। और इसमें कुछ नियम कानून बना दिए गए थे कि आप गिफ्ट नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सिंपली सबसे पहला जो नियम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो था 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की जब क्रांति हो गई तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने अपने अंडर सीधे जो है भारत को ले लिया। पहले यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थी, उसके बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो 1858 की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो है वो खत्म हो गया और हम लोग चले गए कहां? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यही दो बातें इससे इंपॉर्टेंट थी। हाँ, एक चीज इसमें यह भी देखिएगा कि इसी एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया था। यानी 1858 के बाद जो भी लोग होंगे वह सब वायसराय होंगे। हमारा अगला जो पांचवा इंपॉर्टेंट है वो है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम में क्या पूछा जाता है? किस अधिनियम को मॉर्नो मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को मॉर्नो मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। पांचवा पॉइंट 1909, 1909 का अधिनियम, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसको कहा जाता था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, भारत सचिव थे, सेक्रेटरी, और ये जो थे वो वायसराय थे, भारत के वायसराय। 1909 के अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कम्युनल अवार्ड से कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट संबंधित है? तो कम्युनल अवार्ड से 1909 का एक्ट जो है वो संबंधित है, 1909 को। और इसी अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वह है 1935 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में जो है प्रांतों में द्वैध शासन ला दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन, डायarchy सिस्टम ला दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे देता है कि द्वैध शासन सबसे पहली बार कब लाया गया? तो वह 1919 में लाया गया था। और अब बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। 1935 का जो अधिनियम था इसमें इस द्वैध शासन को समाप्त करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। प्रांत मतलब होता प्रोविंस, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का वर्णन जो है भारत के किस संविधान के, मतलब या ब्रिटिश संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस एक्ट में है? तो वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज भी हमारे संविधान का एक बेस है। यहां से संविधान बनाने के दौरान कई चीजें जो है वह रखी गई। इसके बाद हमारा अंतिम जो है, अच्छा इसमें एक दो चीज और इंपॉर्टेंट हुआ था कि फेडरल बैंक की स्थापना हुई। फेडरल बैंक यानी आरबीआई, केंद्रीय बैंक, फेडरल बैंक की स्थापना हुई 1935 में। और इसमें ही सुप्रीम कोर्ट की भी बात की गई, फेडरल कोर्ट, उसमें ये कहा जाता था फेडरल कोर्ट। ये 1937 में बना।
अगर आपसे क्वेश्चन आया कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई तो 1937 और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई 1935। ये किससे संबंधित था? 1935 के अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद अंतिम जो इस श्रेणी में, कानून की श्रेणी में हमारा एक्ट है वह है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत विभाजन की बात किस एक्ट में की गई है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो है भारत को दो पार्ट में बांट दिया गया और एक नवीन राष्ट्र का उदय होता है पाकिस्तान के रूप में। इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह आयोग एंड समिति, कमिटीज से, कमीशंस एंड कमिटीज। कुछ कमिटीज से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। साइमन कमीशन कब आया, चार्ल्स कमिटी जो है किससे संबंधित है, तो आप इन चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं कमिटीज के बारे में। इसमें दो तीन जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें है कमिटीज में समिति, साइमन कमीशन। सबसे पहले साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, उसको जोर विरोध हुआ था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो है वह 1882 में आया। यहां से क्वेश्चन ये आता है कि प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से कौन सा कमिटी संबंधित था, तो वो हंटर एजुकेशन, हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा भी था इसमें, ठीक। इस दोनों से जो है हंटर कमीशन संबंधित था। और तीसरा इसमें अंतिम इंपॉर्टेंट है चार्ल्स वुड समिति। इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड समिति, चार्ल्स वुड समिति 1854 में आया, 1854 में। और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का, इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, ठीक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठवें पॉइंट के रूप में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन ये आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में हुई, किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष थे। तो कुछ छठे हुए अधिवेशन, छठे अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन हम लोग आइए उसके बारे में देख लें। पहला जो अधिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन पहला जो है वो पहला अधिवेशन ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है पहला अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में और ये बंबई में हुआ था। ये भी पूछा जाता है पहला अधिवेशन कहां हुआ, तो ये हुआ था बंबई में। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है सीधा 1907 में। 1907 का अधिवेशन यह सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए जाना गया कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल। यहाँ पे दो पार्ट में हो गया, गरम और नरम। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट वो होगा जहां पे फिर ये लोग जुड़ जाएंगे, यानी 1916 यह लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इसमें दोनों फिर एक हो गए 1916 का अधिवेशन में, और ये गरम और नरम फिर इस बार प्लस हो गए, दोनों ऐड हो गए यहाँ के 16 में। चौथा इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमारा है 1920 का, यह नागपुर में हुआ था, 1920 नागपुर। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय ले लिया गया और असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव थे उसको पास कर दिया गया, ठीक। लिख लीजिए असहयोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आंदोलन। पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट अधिवेशन था वो था बेलग्राम का अधिवेशन। और ये हुआ था 1924 ईस्वी में, 1924 में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ये बेलगाम, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी अध्यक्ष थे इसके, एकमात्र।
इसके अतिरिक्त किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत फेमस क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू ने कर दी थी। लाहौर अधिवेशन ये क्यों फेमस है? पूर्ण स्वराज के लिए। कहा जाता है रावी के तट पर। लाहौर किस नदी के किनारे बसा होगा? रावी के तट पे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये आपका था कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कांग्रेस से रिलेटेड उसको भी देख लीजिए। जब अधिवेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वह, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी, पहली महिला अध्यक्ष वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजनी नायडू थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए क्योंकि नहीं पूछा जाता हूं। और एनी बेसेंट ने जो है वह होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि आजादी के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम जो है, कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ थे जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड थे। अब हम आइए गवर्नर जनरल वायसराय और कुछ उनके कार्य को देखने और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखने। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सीधा पूछ लिया जाएगा, रेल किसके द्वारा चलाया गया भारत में? कौन गवर्नर जनरल थे? डाक किसके द्वारा चलाया गया? ये दोनों, डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था, ये डलहौजी के शासनकाल में लाया गया। डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी लाया था, हड़प प्रथा, ठीक, हड़प नीति, उसके प्रतिपादक भी डलहौजी ही थे। गवर्नर जनरल वायसराय एवं उनके प्रमुख कार्य। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके जो है इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल से क्या काम थे वो देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने है बंगाल में द्वैत शासन लाया था। बंगाल में द्वैत शासन, जायची। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस पूछने की संभावना कम है, लेकिन यहां से एक ही पॉइंट था तो आप इसको लिख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त। और इसने एक और चीज किया, इसी के शासनकाल में सिविल सेवा का, सॉरी माफ कीजिएगा, शासनकाल में नहीं बल्कि इसको सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो गवर्नर जनरल है वो है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने सहायक संधि का जनक इनको कहा जाता है। सहायक संधि का जनक। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को भी मैंने आपको बताया था क्यों प्रसिद्ध है। विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पे प्रतिबंध। आपको बताना है कि सती प्रथा पे कब प्रतिबंध लगा था। अभी तुरंत कुछ देर पहले आपको बताया था। अभी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, सती प्रथा पे किसने प्रतिबंधित किया और कब किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी, इसने जो है भारत में रेल चलाया, डाक व्यवस्था लाई, उसके साथ साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाई, हड़प नीति, इंग्लिश में कहते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। और इस नीति के तहत सबसे पहले
1848 ईस्वी में 1848 में सतारा को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया। क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला राज्य शिकार जो हुआ वो कौन था, तो वो था सतारा 1848। उसके बाद आइए अगला जो है इंपॉर्टेंट छठा, कैनिंग। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, 1857 का विद्रोह जो जिस समय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद तुरंत 1858 का एक्ट आ गया, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, और उस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को पद को चेंज करके कर दिया गया वायसराय, और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता समाप्त और हम लोग सीधे चले गए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो कैनिंग जो थे वो 1857 के रिवॉल्ट के समय वायसराय थे, और इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, सातवां, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रिपन, डफरिन, कर्जन और चेम्सफोर्ड बचेगा। चलिए सातवां हमारा है लॉर्ड रिपन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है, सातवां है रिपन, और रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। ठीक, इसके बाद आठवां जो इंपॉर्टेंट है वह है डफरिन। डफरिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। कर्जन, उसके बाद कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ये बंगाल विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ, और किसके शासनकाल में हुआ, कर्जन के शासनकाल में। और इसका अंतिम पॉइंट हमारा है कि चेम्सफोर्ड के समय में आया था रोलेट एक्ट। चेम्सफोर्ड इसके समय में आया था रोलेट एक्ट। आपको बताना है कि रोलेट एक्ट जो है ये कब आया। ठीक, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं कब आया, ये आपको बताना है। और इसी सब के बाद जब रोलेट एक्ट वगैरह आ गया था तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक, अब कुछ अन्य फैक्ट जो है वो गवर्नर जनरल से जान लीजिए, जैसे हमने कांग्रेस के फैक्ट को जाना था। तो सबसे पहला फैक्ट जो इसके अंतर्गत वो है, वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो था वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स ये आपके पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दूसरा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह था विलियम बेंटिक। उसके बाद है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्लस फर्स्ट वायसराय, दोनों एक ही आदमी थे, कैनिंग। कई बार अभी आपको मैंने ये बताया, कैनिंग। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत के जो थे वो कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने आपके सी राजगोपालाचारी, जिनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया और राजा जी के नाम से ये जाने जाते थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल मान लीजिए आपको पूछा जाएगा तो माउंटबेटन ऐसे होता है, माउंटबेटन। लेकिन उसमें अगर भारतीयों का हम जोड़ देंगे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता है। अगर ये पूछ दिया गया कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके सी राजा, एक बात वही थे, सी राजा गोपालाचारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड फैक्ट था। माफ कीजिएगा, मैं गवर्नर जनरल बोल रहा था, वायसराय होगा माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी दोनों, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद तो 1858 में समाप्त कर दिया गया, 57 की क्रांति के बाद। तो अगला है प्रमुख आंदोलन
एवं विद्रोह एवं कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट। और ये अंतिम चरण में हम अब मॉडर्न हिस्ट्री की चल रहे हैं। हमारा 8वां पॉइंट है प्रमुख आंदोलन, विद्रोह एवं कुछ घटनाएं। तीनों को मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। सबसे पहले पूछा जाता है 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो 1857 का विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, मेरठ से। ठीक, इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है, हाँ इसको मैंने अभी आपको बताया था, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेके 1856 तक हुआ। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ। और इसके नेता जो थे वो थे सिद्धू प्लस कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तीसरा उसके बाद हमारा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आता है। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और ये आपका हुआ था 1893 से लेके 1900 तक। और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। प्रभाव क्षेत्र था छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर यानी झारखंड का क्षेत्र जो था इनका प्रभावित था। उसके बाद चौथा जो हमारा आता है टाइमलाइन में वह है चंपारण सत्याग्रह। यह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। अब यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह था। और राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी, लखनऊ में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्होंने निमंत्रण दिया कि गांधी जी को आइए। क्यों निमंत्रण दिया? कारण में उस समय गांधी जी गए 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध में। तो 3 कट्ठे खेत पर जबरदस्ती, 1 बीघा खेत आपके पास, तो 3 कट्ठे में आपको जबरदस्ती जो है बगान मालिक नील की खेती करवाते थे। और नील जो है ऑर्गेनिक रंग की खोज हो गई थी। ऑर्गेनिक रंग के खोज के बाद नील का जो है बहुत महत्व नहीं रह गया था, इसलिए उनको उचित दाम नहीं मिल रहा था। फिर भी जबरदस्ती खेती करवाया जा रहा था जिससे वहां के किसानों की स्थिति खराब हो गई थी। भारत में ये इनका पहला सत्याग्रह गांधी जी का माना जाता है और ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। 1917 में हुआ था ये। 5वां है खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था। क्वेश्चन सीधा यही पूछता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? सब महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। उसके बाद है मोपला विद्रोह, 6ठा नंबर मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का हुआ, ये आपका हुआ 1921 में, 1921 में। फिर आता है हमारा 7वां होम रूल आंदोलन। अभी मैंने बताया था होम रूल आंदोलन के जनक, होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट माना जाता है। और भारत में उसके 2 नेता थे, तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन, तिलक के नेतृत्व में भी काफी तेज होम रूल आंदोलन जो इंडिया में चलाया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और ये 1916 में भारत में शुरू हुआ होम रूल आंदोलन। उसके बाद 8वां है रॉलेट एक्ट। आपने अगर उत्तर नहीं दिया है तो देखिए ये आया था 1919 ईस्वी में। उसके बाद 9वां जो इंसिडेंट हमारा इसमें है वह है असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट के विरोध में भी आया था यह असहयोग आंदोलन। यह आया था 1920 में। यह भारत में पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है और महात्मा गांधी इस आंदोलन के बाद काफी पॉपुलर लीडर बन गए थे। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा ये क्या था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो एक उग्र भीड़ जो है गोरखपुर के पास ये जगह है वहां पे गए और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। 22 लोग मर गए जिससे महात्मा गांधी दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि आंदोलन जो है वह पूर्णतः अहिंसा के बेस पे होगा। लेकिन जब 22 लोग मर गए तो उसके बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और उसमें ऐसा लग रहा था कि देश अब आजाद होने वाला है। तो कई लोगों ने इनका विरोध किया। उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम, गांधी जी का विरोध करने में सुभाष चंद्र बोस का नाम प्रमुख माना जाता है। और चौरी चौरा 1922 में, ये शायद 13 अप्रैल को हुआ था, इसका आप जांच कर लेंगे। 1922 में हुआ था 13 अप्रैल को। आप इसका जरा डेट देख लीजिएगा एक बार। 11 हम इसके बाद हमारा अगला जो है वह है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था।
और इसके गठन में सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद आइए हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखें। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा है वह है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में आया और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, लेकिन बाद में पंडित नेहरू, ये नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 1928 में, लेकिन 29 में जो फिर आया खारिज कर दिया गया और लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 12 नंबर, नेहरू रिपोर्ट ये आपका आया था 1928 ईस्वी में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, 1930 में। उसके बाद 14वां हमारा इंपॉर्टेंट है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा कब हुआ था? दांडी यात्रा, इसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था और 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से बापू निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को ही वह नमक कानून तोड़ देते हैं। नमक कानून, समुद्र तट पे पहुंचते हैं, 24 दिनों की लगभग ये यात्रा होती है, उसके बाद वो नमक कानून तोड़ते हैं। यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है दांडी यात्रा कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। यह भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह दांडी यात्रा से होती है। इसके बाद हमारा अगला है गांधी इरविन समझौता, 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। महात्मा गांधी जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो परेशान हो गए, तो इरविन ने कहा कि आइए हम आपकी बात को मानेंगे। तो उनसे की जो से वार्तालाप हुआ था उनमें से उनकी कुछ मांग को मान लिया गया था, जैसे कि समुद्र के क्षेत्र में जो है रहने वाले लोग नमक कर नहीं देंगे, कुछ ऐसी ऐसी बातें थी जो अंग्रेजों के द्वारा मानी गई थी। तो वो था गांधी इरविन समझौता। लेकिन ये समझौता कुछ ही दिनों में फिर टूट गया और उसके बाद फिर गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू करते हैं। छिटपुट तरीके से लगभग 33-34 तक वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ही समाप्त हो गया, कमजोर पड़ गया था आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 3 हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था 1930, 31 और 32 में। इसमें जो है 31 में गांधी जी गए थे, इस दोनों में कांग्रेस नहीं गई थी, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके गांधी जी गए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय ने हिस्सा लिया? तो उसमें B.R. अम्बेडकर दलित चिंतक के रूप में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड वो जाते हैं। उसके बाद 17वां हमारा है पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में। पूना समझौता, B.R. अम्बेडकर अब गए थे कि उन्हें दलितों के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट चाहिए और महात्मा गांधी इस बात पर मेंशन कर दिए कि नहीं, वो लोग हमारे अंग हैं, अगर ऐसा होगा जिस प्रकार से मुसलमान अलग देश हुआ है तो उनका भी अलग देश बनेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि देश का विभाजन हो, आपस में दरार ना है, इसलिए अलग इलेक्टोरेट ना लेके उनको रिजर्वेशन का कुछ प्रावधान दिया गया था उस समय। तो 1932 में ये पूना समझौता हुआ था और ये काफी चर्चित है और इसको करवाने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का काफी योगदान था। इसके बाद 18वां नंबर जो हमारा है वो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 1940 में। और अंतिम श्रेणी में है, अच्छा 1-2 बचा हुआ है, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आपको आया था 1942 में और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 हुआ था। और उसके बाद एक आया वेबल योजना। क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कि वेबल योजना जो है कब हुआ, इसलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल कुछ नहीं बता रहा हूँ। हालांकि आपको ऋषभ सर ने जब पढ़ाया होगा तो पूरा डिटेल में बता रहा होगा, लेकिन अभी आप उतना डिटेल मत जाइए, कहानी आपको याद होगा। कैबिनेट मिशन, अंतिम कैबिनेट मिशन ये आपका आया था 1946 में। तो ये आपका बहुत मेजर क्वेश्चन
मॉडर्न हिस्ट्री का वो समाप्त हो गया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी को मैंने हालांकि पहले बताया था डिस्कस करते हुए, फिर भी अलग से पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वंदे मातरम ये कौन लिखा है? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई और उन्हें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है, उन्होंने लिखा था। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। उसके बाद पाकिस्तान शब्द का जनक जो है वह चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान शब्द का जनक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्म से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो चौधरी रहमत अली। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इनका भाषण जो पॉपुलर था वो था 1893 का शिकागो सम्मेलन। तो दोस्तों ये थी आपके आज की अंतिम क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की। आपने आज 4 टॉपिक कंप्लीट किया, करंट अफेयर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब कल का जो शेड्यूल होगा वो आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा कि किस किस क्लास का आपका कौन सा शेड्यूल है। तो कल सुबह 8 बजे आप पहले शेड्यूल देख लीजिएगा और उस शेड्यूल में हम आपको बता देंगे कौन कौन सी क्लास जो है कल चलेगी। और फिर एकदम मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके पास जो है समय तो अब बिल्कुल कम रहा। आप इस तरह से बस एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि सारी चीजें जो है एक तरह से क्लीन जो मटेरियल्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए आपको हमारा ये जो कैप्सूल चल रहा है बीएचयू कैप्सूल वो आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।